तो चलिए आज के इस खास विश्लेषण में बात करते हैं एक ऐसे दौर की जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। जरा सोचिए, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पूरे 500 सालों का एक विशाल राजनीतिक खालीपन छा गया था। कोई भी बड़ी सत्ता पूरे क्षेत्र को एक साथ बांधने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। लेकिन फिर उस लंबे विखंडन और उथल-पुथल के बाद एक ऐसा युग उभर कर सामने आता है जिसे भारत का स्वर्णिम युग कहा गया। तो आखिर ये अभूतपूर्व बदलाव हुआ कैसे? कैसे एक बिखरा हुआ क्षेत्र दुनिया के सबसे समृद्ध और उन्नत साम्राज्यों में से एक में बदल गया? आज हम ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारा फोकस इन प्रमुख बिंदुओं पर रहेगा: मौर्य काल के बाद का शून्य, गुप्त साम्राज्य का उदय, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान, साम्राज्य का प्रशासन और आखिर में भूमि और कृषि। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एकीकरण, शानदार युद्ध कौशल और एक कमाल के प्रशासन ने मिलकर 100 से भी अधिक सालों तक बेमिसाल समृद्धि कायम रखी। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मौर्य काल के बाद का शून्य यानी 500 वर्षों का विखंडन। इस टाइमलाइन पे गौर कीजिए। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में जब मौर्य साम्राज्य ढह गया तो उसके बाद करीब 500 सालों तक ऐसा लगा जैसे ताश के पत्तों की तरह अलग अलग राजवंश बन और बिगड़ रहे हों। पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग आए, फिर सातवाहन और उसके बाद उत्तर की ओर कुषाण साम्राज्य। सत्ता के लिए लगातार खींचतान मची हुई थी। एक गजब की अस्थिरता का माहौल था जो तीसरी शताब्दी में जाकर तब खत्म हुआ जब एक नई शक्ति ने सबको एकजुट करना शुरू किया। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प ऐतिहासिक बात आती है। आपको याद होगा कि ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया था कि भारत का अपना कोई खास या गौरवशाली इतिहास नहीं रहा है। लेकिन राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने गुप्त काल के इन्हीं अकाट्य साक्ष्यों का इस्तेमाल करके उस औपनिवेशिक नैरेटिव को पूरी तरह से पलट दिया। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक या वैचारिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि तटस्थता से ये देख रहे हैं कि कैसे ऐतिहासिक साक्ष्यों का इस्तेमाल एक स्थापित नैरेटिव को चुनौती देने के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव पर, गुप्त साम्राज्य का उदय, कौशाम्बी से पाटलिपुत्र तक। अगर हम भौगोलिक नजरिए से देखें तो ये बात वाकई हैरान करती है कि कैसे एक छोटे सामंत के रूप में शुरू हुआ ये राजवंश पूर्ण संप्रभुता के शिखर तक जा पहुंचा। इनकी जड़ें वर्तमान उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी और बिहार के पाटलिपुत्र के आसपास से शुरू हुई और देखते ही देखते इन्होंने लगभग 100 सालों तक पूरे उत्तर भारत को एक ही राजनैतिक छतरी के नीचे सफलतापूर्वक ला खड़ा किया। इनकी शुरुआती वंशावली की बात करें तो तीसरी शताब्दी के अंत में श्री गुप्त ने इसकी नींव रखी और घटोत्कच ने सत्ता को मजबूत किया। लेकिन असली गेम चेंजर साबित हुए चंद्रगुप्त प्रथम। 320 ईस्वी के आसपास उन्होंने सिर्फ ताकत के बल पर नहीं बल्कि बेहतरीन कूटनीति से काम लिया। लिच्छवी राजकुमारी कुमारदेवी के साथ उनके रणनीतिक विवाह ने साम्राज्य की ताकत और रुतबे को इतना बढ़ा दिया कि उन्होंने खुद को महाराजाधिराज यानी राजाओं का राजा घोषित कर दिया। बिल्कुल सही कदम सही समय पर। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान, जिन्हें अक्सर भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। जरा इस विवरण पर गौर कीजिए जो सीधे इलाहाबाद स्तंभ, जिसे हम प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं, से लिया गया है। उन्होंने आर्यावर्त के 9 राजाओं को क्रूरता से समाप्त कर दिया और वन क्षेत्रों के सभी राजाओं को अपना सेवक बना लिया। ये लाइनें खुद बयां करती हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम के बेटे समुद्रगुप्त की युद्ध नीति कितनी आक्रामक थी और उनके सैन्य अभियानों का पैमाना कितना विशाल था। लेकिन ये वाला हिस्सा मेरा पसंदीदा है क्योंकि यहाँ एक कमाल का विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास साक्ष्य के तौर पर सोने का वो सिक्का है जो उन्हें एक खूंखार और अजेय योद्धा के रूप में दिखाता है, और दूसरी तरफ एक और सिक्का है जहां वही खूंखार शासक आराम से बैठकर वीणा बजा रहा है। मतलब एक ही इंसान युद्ध के मैदान में जितना निर्मम था, कला और संगीत का भी उतना ही बड़ा कद्रदान था। है ना दिलचस्प? और इनकी जीतों की लिस्ट देखिए, सच में असाधारण है। हिमालय की तलहटी से लेकर मध्य भारत तक, दक्षिण की ओर ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के राजाओं को धूल चटाई, श्रीलंका के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाए और अपना वर्चस्व साबित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ भी किया। सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक भी युद्ध नहीं हारा। प्राचीन इतिहास में ऐसी अजेयता बहुत ही दुर्लभ है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, साम्राज्य का प्रशासन, नौकरशाही का खाका।
अब यहाँ एक वाजिब सवाल उठता है, इतना विशाल साम्राज्य आखिर संभाला कैसे जाता था? इसके लिए उन्होंने एक शानदार टॉप डाउन सिस्टम बनाया। सबसे ऊपर भुगदी यानी प्रांत होते थे, जैसे आज के हमारे राज्य, जिनका मुखिया ऊपरी का कहलाता था। उसके नीचे विषय यानी जिले, जिन्हें विषयपति संभालते थे। फिर आते थे वीथी या उपजिले, और सबसे आखिर में ग्राम यानी गांव। ये ढांचा हमारी आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों से इतना मिलता जुलता है कि इसे देखकर सच में हैरानी होती है। और अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी हिस्से पर, भूमि और कृषि, स्वर्णिम युग का वित्त पोषण। देखिए, असल बात यह है कि कोई भी स्वर्णिम युग सिर्फ तलवारों की धार पर नहीं टिका रह सकता। उसे चाहिए होती है एक बेजोड़ अर्थव्यवस्था। यहाँ साफ नजर आता है कि कैसे राज्य द्वारा प्रायोजित सिंचाई नेटवर्क ने खेती की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी थी। इसी मजबूत और व्यवस्थित कृषि व्यवस्था ने इतने भारी भरकम प्रशासन, सेना और शानदार संस्कृति का खर्च उठाया था। उनकी उन्नत सोच का एक और सबूत देखिए। उन्होंने जमीन को मापने और बांटने का एक बेहद सटीक तरीका निकाला। जो जमीन खेती के लायक थी उसे क्षेत्र कहा गया, और जो बंजर या बिना जोती हुई थी उसे खिल या अपरहत नाम दिया गया। ये सिर्फ नाम रखने वाली बात नहीं थी, ये टैक्स इकट्ठा करने और खेती के उत्पादन को साइंटिफिक तरीके से बढ़ाने का एक मास्टर स्ट्रोक था। इस पूरी व्यवस्था का एक बड़ा असर ये हुआ कि समाज में एक नया और प्रभावशाली जमींदार वर्ग उभर कर सामने आया। महत्तर, ग्रामिक और कुटुंबिक जैसे पद बहुत अहम हो गए। जमीन का मालिक होना अब सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, बल्कि समाज में ऊंचे रुतबे और प्रतिष्ठा का सीधा प्रतीक बन गया था। इसी नए वर्ग ने जमीनी स्तर पर राजनीतिक स्थिरता बनाए रखी और अर्थव्यवस्था के पहिए को बिना रुके घुमाए रखा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। इतिहास में किसी भी युग को वास्तव में महान या स्वर्णिम युग क्या बनाता है? क्या वो सिर्फ जीती गई जमीनों का विशाल दायरा और सैन्य ताकत है, या फिर वो शानदार नागरिक प्रशासन, फलती फूलती खेती और उन्नत संस्कृति है जो उस दौर को अमर बनाती है? इस पर जरूर सोचिएगा। ये ऐतिहासिक विरासत यकीनन हमें इतिहास को एक नए और गहरे नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। खैर, आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।